नमस्कार बच्चों, आज का हमारा कक्षा 8 में पाठ 7 चलेगा, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। मतलब जंतुओं में क्षमता होती है कि वे अपने ही जैसा एक जीव बना सकते हैं, और जिस क्रिया में जीव बनता है उसे जनन क्रिया कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, अभी पाठ 6 का एक टॉपिक थोड़ा सा बच गया था, मैं उसे आपको पढ़ाना चाहूँगा। हमने जंतुओं में समन्वयन के लिए तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था। पौधों में समन्वयन के लिए तंत्रिका तंत्र नहीं होता। उनमें जो समन्वयन क्रिया होती है वो हार्मोन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? हार्मोन्स के द्वारा। पौधों में हार्मोन समन्वयन क्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन के बारे में बताता हूँ जो समन्वयन क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। और बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने पीछे आपको वीडियो भेजा था वो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पौधों में समन्वयन हार्मोन के द्वारा होता है। तो पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन कोशिका में दीर्घाकरण, बड़ा करना, दीर्घाकरण का कार्य करता है। तने में पार्श्व शाखाएं नहीं बढ़ने देता। तने से शाखाएं निकलती है ना बच्चों, जैसे तना है ये पेड़ का, और इसमें से शाखाएं निकलती हैं, तो ये नहीं निकलने देता ऑक्सिन। ऑक्सिन इनको रोकता है। दूसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन ये तने के पर्व लंबे करता है। तना का जो पर्व होता है उन्हें बड़ा करेगा, ऊपर की ओर, साइड की ओर बढ़ाएगा। जिब्रेलिन अंगूरों का आकार बड़ा करता है, गुच्छों की लंबाई बढ़ाता है। ये लंबाई बढ़ाने के लिए। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती रहती है। तो साइटोकाइनिन उसमें मदद करता है। तभी तो वृक्ष उम्र भर बढ़ता चला जाता है, उसमें विभाजन क्रिया चलती रहती है। इसके बाद आता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों को झड़ने में सहायता करता है। आप देखते हैं पेड़ों की जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं और फिर नई पत्तियां आती हैं। तो पत्तियों को झड़ने के लिए कौन मददगार है? वो है एब्सिसिक अम्ल। और ये रंध्रों को बंद कर देता है। पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा, इंग्लिश में स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पौधा अपने चारों ओर पत्तियों से जल वाष्प निकलती है और अपने चारों ओर एक उसका आवरण बना लेता है ताकि उसे ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो ये रंध्र बंद कर देता है एब्सिसिक अम्ल। ये रंध्र बंद कर देता है, क्योंकि अगर ये रंध्र खुले रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प के उत्सर्जन की जो क्रिया है, पौधों से वाष्प निकलना जारी रहेगा और पौधे में पानी की कमी हो जाएगी, जो कि एक चिंता का विषय है। ठीक है। अगला हार्मोन है एथिलीन। ये फलों को पकाने में सहायता करता है। कच्चे फल होते हैं, आम है, जब लगता है हरे रंग का होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पीला लाल होता चला जाता है। इसका कारण है यही एथिलीन, जो फलों को पकाता है। हम वैसे भी कृत्रिम तरीके से भी एथिलीन के द्वारा फलों को पकाते हैं। मार्केट में आपने कभी ऐसा देखा होगा कि कार्बेट जो होता है उसमें हम फलों को रख देते हैं, और कार्बेट वायु की नमी से एथिलीन गैस बनाता है, और वही एथिलीन गैस फलों को पकाती है। तो इस प्रकार बच्चों, पार्ट 6 में जो रह गया था पादपों में समन्वय जो हार्मोन के द्वारा होता है, वो मैंने आपको समझाया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। स्क्रीनशॉट जैसे भी लेते हैं, बीच का बटन दबा के और साइड का बटन दबा के, वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इन्हें दोबारा देखने के लिए केवल एक फ़ोटो ही देखनी पड़े,
पूरा वीडियो ना चलाना पड़े। वैसे वीडियो में बार बार देखना ज़्यादा सुविधाजनक है, उससे आपको ज़्यादा याद होगा, तो इसलिए मैं हट जाता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब हम आगे देखते हैं। हमारा पाठ है जंतुओं में जनन। किस प्रकार जंतु अपने ही जैसा जीव बनाते हैं, इसे हम प्रजनन क्रिया कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जनन की जो विधियां हैं वो 2 प्रकार की हैं। जनन की विधियां कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब ये अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें जनन अंगों का प्रयोग नहीं होता। जनन अंगों का प्रयोग नहीं होता। इसमें नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। इसमें एक ही जीव दूसरे जीव को अपने शरीर के किसी अंग से उत्पन्न करता है या वह 2 भागों में टूट जाता है। तो जैसे पहली विधि है मुकुलन विधि। ये विधि हाइड्रा एक जीव होता है इस प्रकार का, इसमें पाई जाती है। इसमें छोटी सी कली सी निकलती है जिसे मुकुल कहते हैं। फिर ये धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और बड़ी होकर एक अपने ही जैसे जीव के समान संरचना बना लेती है। तो ये हुआ आपका मुकुलन विधि द्वारा। उदाहरण याद रखें, किसमें होती है? हाइड्रा में होती है। छोटा सा मुकुल निकलेगा, वो विकसित होने लगेगा और एक नया जीव बन जाएगा। इसके बाद है द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि में क्या होता है? एक जीव 2 भागों में टूटकर 2 नए जीव बन जाते हैं और फिर वो बार बार टूटकर अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो अमीबा में होता है द्विखंडन। आप देख रहे हैं चित्र में एक अमीबा है, इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती, कैसी बना लो। धीरे धीरे ये 2 भागों में बंटने का प्रयास करेगा। इसका नाभिक भी 2 भाग में बटेगा और यहाँ देखिए आप टूटकर बिल्कुल 2 अलग अलग भाग बन चुके हैं। बीच में एक छोटा सा जोड़ है, ये भी आखिर टूट जाता है और 2 नए अमीबा बन जाते हैं। इसे द्विखंडन विधि, या अगर ज़्यादा भागों में खंडित हो रहा है तो बहुखंडन विधि भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने बच्चों ये देखा कि जीवों में जनन करने के लिए जरूरी नहीं है कि जनन अंग का प्रयोग किया जाए। ये कुछ ऐसे उदाहरण मैंने आपको बताए थे, जैसे कि हाइड्रा है, अमीबा है। इनमें हमने देखा कि जीव अपने ही किसी अंग से एक नए जीव को उत्पन्न कर रहा है या 2 भागों में बंटकर एक जीव बन रहा है। तो इस प्रकार ये मैंने आपको समझाई जीवों में जनन की अलैंगिक विधि, जिसमें जनन अंगों का प्रयोग नहीं हुआ। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद रख सकते हैं या फिर इसे कॉपी पर बनाकर अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं आपको लैंगिक जनन पढ़ाऊंगा जिसमें लैंगिक अंगों का प्रयोग होता है। तब तक आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, आपने पुराने वाले जो बोर्ड पर मैंने लिखा था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उससे देखकर लिख लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन जो विकसित जंतु होते हैं, जो बड़े जंतु होते हैं, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, कबूतर है, चिड़िया, सांप, इन सब में जो विकसित जंतु होते हैं इनमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में हम जनन अंगों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, जो नर जननांग में नर युग्मक बनता है और मादा जननांग में मादा युग्मक बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो युग्मनज बनता है और युग्मनज से नया जीव बनता है। इस प्रकार जनन क्रिया होती है। अब अगर मनुष्य में देखा जाए, मानव में नर जननांग जो नर युग्मक कहलाता है उसमें शुक्राणु बनते हैं और मादा युग्मक में अंडाणु बनते हैं। जब निषेचन क्रिया में ये दोनों शुक्राणु अंडाणु जुड़ते हैं तो उससे युग्मनज बनता है। युग्मनज जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, जिससे भ्रूण बनता है। प्रेगनेंसी और भ्रूण से गर्भ प्रेगनेंसी है और गर्भ से नवजात शिशु बनता है। ये एक मैंने मानचित्र बनाकर आपको शॉर्ट में समझाया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए फिर एक बार।
मानव में, मनुष्य में नर युग्मक में शुक्राणु, मादा युग्मक में अंडाणु बनते हैं और दोनों के संयोग से निषेचन क्रिया में जब दोनों का संयोग होगा तो युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से गर्भ और गर्भ से नवजात शिशु बनेगा। इस प्रकार जंतुओं को दो भागों में बांटा है, जो जिनमें निषेचन क्रिया होती है, जिनमें नर और मादा युग्मक के मिलने से नया जंतु बनता है। तो बच्चों, जंतुओं को दो भागों में बांटा गया। जरायुज जो बच्चे देते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, मनुष्य है, बकरी है, ये सब बच्चे देते हैं, इन्हें जरायुज कहते हैं। अंडायुज जो अंडे देते हैं, जैसे पक्षी है, सांप है, तो इन्हें अंडायुज कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे इस पाठ में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों। जो बातें मैंने पढ़ाई हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना। इस पाठ के किताब के पेजों की फ़ोटो भी मैं आपको भेज दूंगा। जो आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यही कहूँगा कि इस लॉकडाउन के समय में अपने समय का सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो सिलेबस कराया जा रहा है हो सकता है स्कूल में दोबारा ना करा जाए, हो सकता है, इसलिए अच्छे से वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई को करते रहें। जो होमवर्क दिया जाता है उसे साथ साथ पूरा करते रहें। जो बच्चे अभी ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं और वो आपके संपर्क में हैं, मतलब उनके फ़ोन नंबर आपके पास है या आपके आस पड़ोस में रहते हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी दीजिए। आप उनके अच्छे मित्र हैं, उनके जो समय खराब हो रहा है उसको आप बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है। भगवान आपको इसकी भलाई के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ देगा। तो ऐसे कार्य में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये ऐसी स्थिति है कि जिसमें हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, ताकि पढ़ाई में आपका अच्छे से मन लगे। समय का सदुपयोग करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट खींचकर कॉपी में नोट कर लें। जब कॉपी में आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बार बार वीडियो देखेंगे, कॉपी में बार बार बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से पेपर की आपकी तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।